नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 7 देखेंगे। इसके अंतर्गत उग्रवादी चरण का ये पहला भाग होगा। इससे पूर्व हमने उदारवादी चरण को देखा था। आज हम उग्रवादी चरण को देखेंगे, जो स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण था। चलिए बढ़ते हैं आगे उग्रवादी चरण की ओर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल में भाग आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, तथा आधुनिक भारत में हमने उत्तर मुगल काल, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, नए साम्राज्यों का गठन, अंग्रेजों का संघर्ष, जनरल गवर्नर जनरल उनकी नीतियां, 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोह, 1857 का विद्रोह, भारतीय प्रेस का विकास, भारत में बौद्धिक पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीय आंदोलन में हमने वायसराय और उनकी नीतियां, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उदारवादी चरण, इन सबको देख चुके हैं। तथा ऐतिहासिक काल से पूर्व हमने प्रागैतिहासिक काल तथा आद्यऐतिहासिक काल देखा था, तथा आधुनिक भारत से पूर्व हमने प्राचीन भारत तथा मध्यकालीन भारत को भी पढ़ा था। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके एक बार वो सारे वीडियो जरूर देखें। आज हम देखेंगे कांग्रेस का उग्रवादी चरण। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन के चरण अध्ययन की दृष्टि से इसे हम निम्न प्रकार पढ़ते हैं। कांग्रेस का पहला चरण था उदारवादी चरण, 1885 से 1905 तक का। दूसरा उग्रवादी चरण 1905 से 1915 तक। गांधीवादी चरण 1915 से 1947 तक। हालांकि ये 1915 उग्रवादी चरण 1905 से 1915 तथा कहीं कहीं 1919 तक भी देखने को मिलेगा। इसका मेन जो उग्रवादी चरण है 1915 है, तो कहीं कहीं इसका विकास 1919, क्योंकि इस टाइम गांधी जी का संक्रमण काल 4 वर्ष का चलता है। इसमें उग्रवादियों की भी भूमिका रहती है और गांधी अपने अस्तित्व में आना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए उग्रवादी चरण 1905 से लेके 1919 तक भी माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं उग्रवादी चरण की ओर। उग्रवादी चरण, कांग्रेस के इस चरण को क्रांतिकारी आतंकवाद का भी समय कहा जाता है। जो कांग्रेस का ये उग्रवादी चरण है, इसे क्रांतिकारी आतंकवाद का समय भी कहा जाता है। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ महाराष्ट्र से 1897 में 2 चापेकर भाइयों द्वारा, बालकृष्ण चापेकर तथा दामोदर चापेकर द्वारा पूना के प्लेग अधिकारी कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी जाती है। इसे भारत में पहली राजनीतिक हत्या माना जाता है। जो राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उसके बाद में पहली राजनीतिक हत्या यही मानी जाती है। बीडी सावरकर तथा उनके भाई गणेश सावरकर ने सन 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया। यही संगठन सन 1902 में अभिनव भारत के नाम से प्रख्यात होता है। इसकी शाखाएं समस्त महाराष्ट्र में थीं। इसी संस्था के एक सदस्य अनंत करकरे ने नासिक में जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। बाद में इसी हत्याकांड में सावरकर भाइयों को काला पानी की सजा दे दी जाती है। इस घटना को इतिहास में नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। उग्रवादियों ने सरकार के साथ याचिका और समझौता करने की उदारवादियों की नीति को अस्वीकार कर दिया तथा उसकी आलोचना की। वे आत्मनिर्भरता, स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए खड़े हुए थे। सविनय अवज्ञा, राष्ट्रीय शिक्षा आदि से जुड़े जन आंदोलन के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को चुनौती देना चाहते थे उग्रवादी लोग। उग्रवादियों का लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ अपने संघर्ष के दौरान दमन का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो उग्रवादियों का मानना था कि जो विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष के दौरान अगर वो हमारा दमन करते हैं तो उनका सामना करने के लिए हमें हर समय तत्पर रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसलिए उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह जैसे नेताओं के तहत शारीरिक बल पर प्रशिक्षण के लिए जोर दिया। उग्रवादी राष्ट्रवादी थे। वे भारतीयों की राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना चाहते थे। वे राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इसीलिए वे बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा आदि के पक्ष में खड़े हो गए थे। उग्रवादियों के उदय के क्या क्या कारण थे, जिस कारण से उग्रवादियों का उदय होता है, इसको भी देखते हैं। उग्रवादियों के उदय के निम्नलिखित कारण थे।
बंगाल का विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद उदय का प्रत्यक्ष कारण था, क्योंकि 1905 में ही बंगाल विभाजन होता है। अक्टूबर में 16 अक्टूबर शायद 1905 को बंगाल विभाजन होता है और इधर उसी टाइम लगभग गरम दल भी अस्तित्व में आ चुका था। भारतीयों के साथ अभद्र व्यवहार, अंग्रेजों का भारतीयों का अत्यधिक शोषण करना, अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा करना। जो उदारवादी लोग थे वो प्रेयर करते थे, याचना करते थे, उनसे भीख ऐसी मांगते थे, तो ये लोग उग्रवादी लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगाना, जो यहाँ की चीजें थी उन पर कर था और जो ब्रिटेन से चीजें आ रही थी उन पर कर नहीं था। पक्षपातपूर्ण राजनीति थी इनकी। पश्चिमी सभ्यता को भारतीयों को मानने पर विवश करना, जो पश्चिमी सत्ता थी, तथा अंग्रेजी भाषा का बहुलता से प्रचार ये लोग कर रहे थे। महामारी अकाल की स्थितियां, महामारी और अकाल था फिर भी इन पर टैक्स लिया जा रहा था। इस प्रकार के बहुत सारे कारण थे जो उग्रवादियों को अस्तित्व में लाती है। ये उग्रवादी चरण के नेता हैं प्रमुख, भारतीय इतिहास गरम दल के ये प्रमुख हैं, बाल, लाल और पाल, ये नेता प्रमुख हैं उग्रवादियों के। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। उग्रवादी चरण के समय विभिन्न क्रांतिकारी क्षेत्र, जो उग्रवादी चरण चल रहा था उस समय अलग अलग क्षेत्रों में उग्रवादियों के अस्तित्व में आना प्रारंभ होते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधि, जो बंगाल थी उसमें कौन सी क्रांतिकारी गतिविधि होती है उसको देखते हैं। सन 1902 में वरेंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ ने मिलकर अनुशीलन समिति का गठन किया। अब देखते हैं हेमचंद्र दास कानूनगो, जो कि बंगाल से थे, इनके बारे में क्या है। बंगाल में पहली पीढ़ी के ये क्रांतिकारी थे हेमचंद्र दास कानूनगो। 1907 में पेरिस की यात्रा की, जहां उन्होंने निर्वासित रूसी क्रांतिकारियों से पिक्रिक एसिड बम बनाने की तकनीक सीखी। ये पिक्रिक एसिड बम बहुत ध्यान रखिएगा, इसी के कारण जो क्रांतिकारी जो गरम दल का अस्तित्व में आया, आगे भगत सिंह वगैरह भी जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी गरम दल के होते हैं, वो यही जो बम बनाने की तकनीक है वो इसी का मेन जरिया बनती है। सन 1908 में ये भारत लौट आते हैं हेमचंद दास कानूनगो। उन्होंने कलकत्ता के पास मणिकतला में बम बनाने का कारखाना लगाया। सन 1908 में मुजफ्फरपुर बिहार में बम कांड हुआ। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, परंतु गलती से 2 कनेडी अंग्रेज महिलाओं की हत्या हो गई। जो बम ये फेंका गया, इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने फेंका तो मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के ऊपर था, लेकिन कनेडी 2 अंग्रेज महिला थी वो मारी जाती हैं और ये बच जाता है। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को बाद में फांसी दे दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं और आगे। उसके बाद अंग्रेजों ने तलाशी अभियान चलाया। जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ उसके बाद अंग्रेजों को डर हो गया था कि कहीं पर अगर पूरे भारत में इस तरीके के बम बनने लगे तो अंग्रेजों का अस्तित्व जल्द ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बम बहुत शक्तिशाली होते थे। मणिकतला का एक समूह पकड़ा गया, जो मणिकतला में बम बनते थे उनका एक समूह जो बम बनाने वाला था वो पकड़ा गया। इन पर मुकदमा चला। इसे अलीपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। अलीपुर षड्यंत्र केस यही था। वरेंद्र कुमार घोष हेमचंद दास कानूनगो को काला पानी है उसकी सजा दे दी जाती है, जो हेमचंद दास कानूनगो में प्रमुख थे। सन 1921 में हेमचंद दास कानूनगो को रिहा कर दिया जाता है। बाद में अरविंद घोष, ब्रह्म माधव उपाध्याय ने संन्यास लेकर पांडिचेरी चले जाते हैं। अरविंद घोष तथा ब्रह्म माधव उपाध्याय हैं, वो संन्यास लेकर पांडिचेरी चले जाते हैं। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधि, जो अगली गतिविधि है वो पंजाब में देखने को मिलती है। पंजाब में अजीत सिंह प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। ये अजीत सिंह है जो भगत सिंह जी के चाचा थे। अजीत सिंह के कारण ही भगत सिंह उग्रवादी दल के एक प्रमुख नेता के रूप में उभर कर आते हैं। अजीत सिंह सरदार भगत सिंह के चाचा थे, जैसा अभी हमने बताया, जो भगत सिंह के चाचा जी हैं। अजीत सिंह ने अंजुमने मोहिबताने वतन नामक एक संस्था का गठन किया। भारत माता नामक एक अखबार निकाला। ब्रिटिश शासन ने उन्हें राजनीतिक विद्रोही घोषित कर दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। जो बाल गंगाधर तिलक हैं
इनके विचारों से बहुत प्रभावित होते हैं और वो कहते हैं कि ये स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति बनने के लायक हैं। 1919 में सरदार अपना घर बार छोड़कर, माफ कीजिए, 1909 में सरदार अजीत सिंह अपना घर बार छोड़कर देश सेवा के लिए विदेश की ओर निकल जाते हैं। विदेश में जाकर ये वहाँ से गतिविधियों को अंजाम देते हैं। उसके बारे में आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस वगैरह के बारे में भी यहीं पे ये जो क्रांतिकारी कितने संगठन बनेंगे जो गरम दल से लिंक में है, वो अजीत सिंह की ही देन है, जो विदेशों में नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी से मिलाया। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, अजीत सिंह ने ही हिटलर और मुसोलिनी से मिलवाया था। मुसोलिनी तो इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। जो मुसोलिनी था वो अजीत सिंह से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इनके मुरीद हो गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्हीं के द्वारा करवाई गई थी नेताजी को, और वो आगे उन्हीं को, नेताजी को ये आज़ाद सिंह फौज इन्हीं के द्वारा मुहैया करवाई गई थी। रोम रेडियो को इन्होंने नाम दिया था आज़ाद हिंद रेडियो। जो रोम रेडियो था उसको नाम इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो दे दिया था, तथा इसके माध्यम से क्रांति का प्रचार प्रसार किया। मार्च 1947 में वे भारत लौट आते हैं। जब भारत, मतलब ये हो गया था कि अब अंग्रेज भारत को छोड़ने वाले हैं, अब इस वजह से, क्योंकि इन्हें आतंकवादी घोषित कर रखा था, जैसे ही मिल जाए इन्हें मार देने का आदेश था अंग्रेजों की तरफ से, तो ये बाहर निर्वासन कर रहे थे। तो जैसे हो गया कि अब अंग्रेज मतलब जा रहे हैं भारत से, तो मार्च 1947 में ये भारत लौट आते हैं। उसके बाद इनके परिवार द्वारा काफ़ी गहन जांच की जाती है कि वह यही व्यक्ति है अथवा नहीं है। उसके बाद इन्हें अपनाया जाता है। भारत के विभाजन से वे इतने व्यथित हो गए कि 15 अगस्त 1947 को सुबह 4 बजे इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत दुखद दिन था और बहुत खुशी का दिन भी था। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद भी हुआ, लेकिन अजीत सिंह की मृत्यु भी हो जाती है सूर्योदय होने से पहले ही। अगला है विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। अब विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां देखते हैं क्या क्या है। श्यामाजी कृष्णवी ने लंदन में भारतीय विद्यार्थियों की सहायता से इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस में इंजीनियरिंग के एक छात्र मदन लाल ढींगरा ने करजन बिल्ली की हत्या कर डाली। अंग्रेजों ने लंदन में क्रांतिकारियों का दमन प्रारंभ कर दिया। लंदन के बाद पेरिस क्रांतिकारियों का केंद्र बन जाता है। मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में नेतृत्व किया। पहले लंदन बनता है, जब वहाँ दमन होता है तो उसके बाद पेरिस केंद्र बनाया जाता है। पेरिस में मैडम भीकाजी कामा है, वो इसका नेतृत्व करती हैं। मैडम भीकाजी कामा ने स्वर्ण कांग्रेस जर्मनी में स्वतंत्र भारत का पहली बार झंडा लहराया था। चलिए अब देखते हैं और अमेरिका में, कनाडा में जो होता है उस संगठन के बारे में। अमेरिका कनाडा में क्या होता है आंदोलन, उसके बारे में देखते हैं। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट की सन 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थापना होती है। इसकी स्थापना सोहन सिंह भाकना ने की थी। जो इसका उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद का प्रचार था। गदर नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये पत्रिका इतनी लोकप्रिय हुई जिसके बाद पूरी पार्टी का नाम गदर पार्टी पड़ जाता है, और इसका ये झंडा होता है गदर पार्टी का। जो इसका वास्तविक नाम क्या होता है गदर पार्टी का, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नाम होता है, लेकिन बाद में गदर पत्रिका इनकी इतनी फेमस हो जाती है जिसके कारण पूरी पार्टी को गदर पार्टी के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं फेमस कामागाटा मारू प्रकरण। ये एक जापानी जहाज का नाम है, एक जापानी जहाज था। इस पर 372 यात्री सवार थे। जहाज कलकत्ता के बजबर बंदरगाह पर पहुंच जाता है। अंग्रेजों ने सिर्फ 24 को उतारा, जो 24 यात्री थे उन्हें उतारने की स्वीकृति दी। बाकी को जबरदस्ती वापस चले जाओ। यहाँ क्रांतिकारियों का अंग्रेजों द्वारा कठोर दमन किया गया। 27 सितंबर 1914 को अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। इसमें से कुछ बचने में सफल हुए। बचे हुए लोगों ने रास बिहारी बोस के नेतृत्व में विद्रोहों की योजना बनाई, लेकिन असफल रहे। कई लोग गिरफ्तारी हुई। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा इन पर चलाया जाता है। ये कामागाटा मारू ये प्रकरण था। ये बहुत फेमस प्रकरण था।
इससे जुड़े कुछ चित्रों को हम आगे देख लेते हैं। ये आप चित्र देख सकते हैं, कामागाटा मारू, ये जहाज देख रहे हैं, जापानी जहाज, ये इस पे देख रहे हैं आप, ये लोग सरदार लोग उस टाइम लगभग पंजाब के ही 272 लोग, जो 372 लोग थे वो इसमें सवार थे। और ये आप देख सकते हैं दूसरा चित्र, ये आपको देख सकते हैं, ये उतरते हुए दिख रहे हैं, जिसमें अंग्रेजों द्वारा स्वीकृत नहीं दी जाती है और बाद में सबको मार दिया जाता है इसी जहाज में, बाकी बच भी जाते हैं हालांकि कुछ लोग। ये कुछ स्थितियां थी यहाँ पर, आप देख सकते हैं चित्र में, ये उस समय का ली गई चित्र की कुछ फोटो इस प्रकार है। चलिए पढ़ते हैं अब आगे। अगली घटना काबुल में होती है। काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना 1915 में की गई। जर्मनी की सहायता से अंतरिम सरकार की स्थापना राजा महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में की जाती है। इसके प्रधानमंत्री बकरतुल्ला बने। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संपर्क स्थायी करने का प्रयास किया। राजा महेंद्र सिंह ने लेनिन से मुलाकात भी की थी। ये कुछ काबुल की घटना थी। इस प्रकार से देशी तथा विदेशी जगहों पर गर्म दल का अस्तित्व में आना दिखा। अब हम देखते हैं उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता कौन कौन से हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बीओ चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम भारती। ये तीन जो ऊपर वाले हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल, आप देख सकते हैं चित्र में, ये तीनों मिलाकर लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। इनका समय गर्म दल का 1905 से 1919 तक है। जो उग्रवादी चरण के, कांग्रेस के उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता हैं, इनके बारे में अगले वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।